वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम W.H. आर्डन की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है सितंबर 1, 1939। ये पोइम वर्ल्ड वार II के पर्सपेक्टिव में लिखी गई। सबसे पहले हम इस पोइम के टाइटल को डिस्कस करेंगे। पोइट ने टाइटल में जो डेट यूज़ की है उस डेट पर जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। ये पोइम 1939 में पब्लिश हुई। ये पोइम टोटल 9 स्टेंजाज पर कंसिस्टेड है और तमाम स्टेंजाज 11 लाइंस पर कंसिस्टेड हैं। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 99। पोइट कहता है, आई सीट, मैं बैठा हुआ था इन वन ऑफ द डाइव्स, किसी कैफ़े में ऑन 52nd स्ट्रीट। ये एड्रेस है उस जगह का जहाँ पोइट बैठा हुआ था। वो कहता है कि मैं 52nd स्ट्रीट की एक कैफ़े में बैठा हुआ था, किसी छोटे से रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, अनसर्टन, गैर यकीनी सूरत हाल में, एंड अफ्रेड और खौफज़दा, एज़ जैसा कि द क्लेवर होप्स एक्सपायर, क्योंकि मेरी तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। यानी इससे पहले जब वर्ल्ड वार I हुई थी उसके बाद बहुत से महादात हुए थे जिसमें जंग बंदी का ऐलान किया गया कि आइंदा कभी भी कोई किसी किस्म की जंग नहीं होगी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने जो तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी कि अब दोबारा कोई जंग नहीं होगी, लेकिन वो हमारी तमाम तवक्कुआत दम तोड़ गईं। इसलिए हम गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला थे और खौफज़दा थे। ऑफ अ लो डिसऑनेस्ट डेकेड, उस एक घटिया और बेईमान किस्म की दिहाई में, यानी एक ऐसी दिहाई जब वर्ल्ड वार I ख़त्म हुई तो उसके बाद जो महादात हुए, लेकिन वो तमाम महादात दम तोड़ गए। इसलिए वो जो 10 साल का अरसा था, वो जो दिहाई थी, हमारे लिए बहुत ही घटिया और बेईमान साबित हुई, क्योंकि इसके बावजूद तमाम जंगो जदल के महादात ख़त्म हो गए और नए सिरे से जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। वेव्स ऑफ एंगर एंड फियर, गुस्से और खौफ की लहरें सर्कुलेट, वो मंडलाने लगीं ओवर द ब्राइट एंड डार्कन्ड लैंड्स ऑफ द अर्थ, ज़मीन के रोशन और तारीक खित्तों पर खौफ और गुस्से की लहरें मंडलाने लगीं, ऑब्सेसिंग आवर प्राइवेट लाइव्स, और इन गुस्से और खौफ की लहरों ने हमारी निजी ज़िंदगियों को अपने ज़ेरे असर कर लिया, अपने अहाते में ले लिया, अपने घेरे में ले लिया, यानी उन्हें ओवरलैप कर लिया। द अनमेंशनेबल, नाकाबिले बयान ओडोर, बदबू ऑफ डेथ, मौत की नाकाबिले बयान बदबू ऑफ फेंट्स उसने अहाते में ले लिया। द सितंबर नाइट, उस सितंबर के माह की रात को, यानी सितंबर के माह की उस रात को, यानी 1 सितंबर को मौत की नाकाबिले बयां बदबू ने अपने ज़ेरे असर कर लिया, अपने ज़ेरे नगी कर लिया। एक्यूरेट यानी बिल्कुल दुरुस्त, स्कॉलरशिप वज़ाइफ, कैन अनअर्थ, वो खोज लगा सकते हैं, दरियाफ्त कर सकते हैं, द होल ऑफेंस, इस पूरे के पूरे जुर्म की। यानी अगर किसी को दुरुस्त स्कॉलरशिप वज़ाइफ दिए जाएँ तो ऐसे लोग ही इस जुर्म की मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त कर सकते हैं, इसकी तहकीक कर सकते हैं, फ्रॉम लूथर अनटिल नाउ, यानी जो किंग मार्टिन लूथर था उसके ज़माने से लेकर अब तक के हालात का वो मुकम्मल तौर पर तजिया कर सकते हैं कि किंग मार्टिन लूथर ने किस तरह से लोगों को जंग के लिए उकसाया, और आज तक वही सूरत हाल मज़ीद संगीन होती चली जा रही है। दैट हैज़ ड्रिवन अ कल्चर मैड, और इसने हमारी तहज़ीब व सकाफ़त को पागलपन अता कर दिया है, पागलपन की जानिब धकेल दिया है। हमारी जो तहज़ीब व सकाफ़त और शाइस्तगी थी उसे ख़त्म करके उसे पागलपन और जुनून की जानिब धकेल दिया है। फाइंड, और वही लोग तलाश करेंगे, व्हाट अकर्ड एट लिंस, कि लिंस में क्या हुआ था। लिंस में हिटलर की पैदाइश हुई थी। ये एक जगह का नाम है जो कि हिटलर की बर्थ प्लेस है। तो वो ये कहना चाहता है कि वही लोग दरियाफ्त करके बताएंगे कि लिंस में क्या वाक़या रूनुमा हुआ, यानी वहाँ पर हिटलर ने जन्म लिया जो कि सेकंड वर्ल्ड वार का पेश खैमा बना। व्हाट, कौन सा, ह्यूज, एक बहुत बड़ा, इमेगो, एक अंतम रूप था, एक बालग रूप था,
मेड अ साइकोपैथिक गॉड, जिसने जहनी मर्ज में मुब्तला एक देवता की तश्कील दी। यानी वो जो हिटलर था वो एक जहनी मरीज़ था, लेकिन इसके बावजूद जो लोग थे उन्होंने उसे अंतिम रूप दे दिया और उसे अपना देवता तस्लीम कर लिया। आई, मैं एंड द पब्लिक नो, और तमाम आवाम इस बात से बाखबर है, ये बात जानते हैं। व्हाट ऑल स्कूल चिल्ड्रन लर्न, कि तमाम स्कूल के बच्चे क्या सीखते हैं। यानी बच्चों को स्कूल में जो कुछ सिखाया जाता है, जो कुछ पढ़ाया जाता है, जिस चीज़ की एजुकेशन दी जाती है, वो आने वाले वक्त में वही काम करते हैं। दोज टू होम ईवल इज़ डन, तो इसी तरह से अगर उन बच्चों को बुराई सिखा दी जाए तो आने वाले वक्तों में वो बुराई पर ही आमादा रहेंगे। डू ईवल इन रिटर्न, और वो बदले में बुराई ही करेंगे। जिन्हें बुराई दी जाती है वो बदले में बुराई ही करते हैं। तो इस तरह से जंगो जदल की अगर तरबियत लोगों को दे दी गई है तो ये लोग आइंदा कभी भी इससे बाज नहीं आएंगे, और वो लोग जंगो जदल की जानिब ही हमेशा रुजू करते रहेंगे। एग्जाइल्ड यानी जिला वतनशुदा। थ्यूसीडाइड्स, थ्यूसीडाइड्स एक ग्रीक जनरल था जो कि आर्मी ऑफिसर था, और जंगों में हार जाने की वजह से इसे सस्पेंड कर दिया गया था, इसे एग्ज़ाइल कर दिया गया था, यानी मुल्क बदर कर दिया गया था। वो जो थ्यूसिडाइड्स है वो इस बात से आगाह है, वो इस बात से बाखबर है, ऑल दैट अ स्पीच कैन से, कि जो कुछ एक तकरीर में कहा जाता है अबाउट डेमोक्रेसी, जमहूरियत के मतलब, यानी एक तकरीर में जमहूरियत के मतलब जो कुछ भी कहा जाता है, थ्यूसिडाइड्स उससे मुकम्मल तौर पर आगाह था, क्योंकि उसे उसकी ज़ाहिरी शिकस्त को देखकर मुल्क बदर कर दिया गया था, एथेंस से उसे निकाल दिया गया था। एंड व्हाट डिक्टेटर्स डू, और जो आमिर हैं वो क्या करते हैं, इन चीज़ों से भी वो बाखबर था। जमहूरियत और आमरीत में जो फ़र्क पाया जाता है उससे वो मुकम्मल तौर पर आगाही रखता था। द एल्डरली रबिश दे टॉक, और वो जो बड़ी बड़ी गलाजत अपनी ज़ेर बहस लाते हैं। टू एन एपैथेटिक ग्रेव, वो जज्बात से आरी होती हैं और वो कब्र के ऊपर बोलते हैं। यानी इससे मुराद है कि लोगों की हैसियत मुर्दा हो गई है, लोग अब मुर्दा हो गए हैं, उनके जज्बात नहीं रहे, वो जज्बात से आरी हो गए हैं। जिस तरह भैंस के आगे बीन बजाई जाए तो उस पर कोई असर नहीं होता, इसी तरह से लोगों की हैसियत एक बेअसर और बेहिस किस्म की कब्र की मानित हो गई है। इस तरह से उनके सामने जितने भी लीडर्स डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप पर जितनी मर्जी गुफ्तगू करते रहें वो बिल्कुल रबिश होगी, वो उनके लिए कूड़े क्रिकेट और गलाजत से बढ़कर कुछ भी नहीं होगी। एनालाइज्ड ऑल इन हिज बुक, ये तमाम बातों का तज्जिया उसने अपनी किताब में किया है। यानी वो जो ग्रीक जनरल था थ्यूसिडाइड्स, उसने इन तमाम बातों का तज़किरा अपनी किताब में किया है कि जमहूरियत और आमरीत में क्या फ़र्क है और अवाम पर इसके क्या असरात होते हैं। यानी अवाम की ज़िंदगियों का इन चीज़ों से कोई तल्लक नहीं होता। द एनलाइटमेंट यानी रोशन ख्याली या बसीरत। ड्रिवन अवे, लोगों से बहुत दूर चली गई है। द हैबिट फॉर्मिंग पेन, और उनको इस आदत में मुब्तला कर दिया गया है कि वो सिर्फ दर्द ही की तश्कील दे सके। मिसमैनेजमेंट और बद इंतज़ामी एंड ग्रीफ और गम को, यानी लोगों की ज़िंदगियों में अब महज दुख, बद इंतज़ामी और आलाम की ही तश्कील पाती है। वी मस्ट सफ़र देम ऑल अगेन, अब हम इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम दुखों का दोबारा फिर से सामना करेंगे। हम इन दुखों को दोबारा से बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले जंग अज़ीम अव्वल हुई थी तो उस वक़्त भी पेन, मिसमैनेजमेंट और ग्रीफ आए थे। अब दोबारा सेकंड वर्ल्ड वार होने जा रही है, इसके नतीजे में भी महज हमें पेन, मिसमैनेजमेंट, ग्रीफ, यानी हमें दुखों, आलाम और इसके साथ साथ बद इंतज़ामी ही का सामना करना पड़ेगा। इनटू दिस न्यूट्रल एयर, इस गैर जानबदार किस्म की हवा में, वेयर ब्लाइंड स्काई स्क्रैपर्स यूज़, जहाँ पर अंधाधुंध फलकबोस इमारतें तामीर की गई हैं। यूज़, ये इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं, देयर फुल हाइट, ताकि वो अपनी पूरी ताकत से, पूरी बुलंदी से, टू प्रोक्लेम, ऐलान कर सकें, इस बात की तशहीर कर सकें, द स्ट्रेंथ, उस ताकत का, ऑफ कलेक्टिव मैन, यानी मजमूई इंसानों की।
यानी ये ममालिक जो ऊंची ऊंची अमारात यानी फ़लकबोस इमारतें तामीर करते जा रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इंसानी ताकत को और अपनी शान व शौकत को ज़ाहिर करना है। और गैर जानबदार हवा में ये तमाम इमारतें सिर्फ़ इंसानों की मजमूई ताकत का ही तशहीर कर रही हैं। ईच लैंग्वेज, हर ज़बान पोर्स उंडेलती है इट्स वेन अपनी फ़जूल किस्म के बेसूद किस्म के कॉम्पिटिटिव मुकाबले के एक्सक्यूज़ बहाने। हर ज़बान अपने मुकाबले पर मबनी बहाने बयान करती है। बट मगर हु कैन लिव फॉर लॉन्ग, कौन इतने अरसे तक ज़िंदा रहेगा इन एन यूफोरिक ड्रीम, इस राहत वाले इस पुरसकून ख्वाब में। कौन शख्स है जो कि इस पुरसकून किस्म के ख्वाब में हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। आखिर ये ख्वाब चकनाचूर होंगे जब जंग होगी, जंगो जदल का समा बनेगा, तो लोगों के आराम और उनकी पुरआसाइश नींदें और आरामगाहें तबाह हो जाएंगी और उसके बाद तबाही ही तबाही हर तरफ आ जाएगी और लोग अपने उम्दा ख्वाबों से महरूम हो जाएंगे। आउट ऑफ द मिरर, और शीशे से बाहर दे स्टेयर, वो घूरते हैं इम्पीरियलिज़म्स फेस, मलूकियत और शहनशाहियत का चेहरा। यानी जब वो आईने के सामने होंगे तो उन्हें अपनी बजाय मलूकियत और शहनशाहियत का चेहरा ही दिखाई देगा। यानी अवामी राय का एहतराम नहीं किया जाएगा, इसकी बजाय मलूकियत और मुतलकुल अनानियत जन्म लेगी और वही पूरे मुल्क पर छा जाएगी। एंड द इंटरनेशनल रॉन्ग, और ये बैनुल-अक़वामी गलती होगी, ये एक बैनुल-अक़वामी ब्लंडर होगा। अब इसके बाद वो अपने अवाम का हाल बयान करता है कि अवाम इन सब चीज़ों को जानने के बावजूद किस हाल में है और अवाम की क्या फ़ीलिंग्स हैं, अवाम किस तरह से सोच रही है। वो कहता है फेसिस यानी लोगों के चेहरे अलोंग द बार, उस बार के अंदर, उस कैफ़े के अंदर, क्लिंग वो चिमटे हुए हैं टू देयर एवरेज डे, अपने औसत दिन के साथ। यानी उनका जो मोतदिल किस्म का दरमियानी सी ज़िंदगी गुजारने वाला जो दिन है वो उसी के साथ चिमटे हुए हैं। यानी लोगों की ख्वाहिश है कि जिस तरह की हमारी ज़िंदगी बदमज़ा सी एक एवरेज किस्म की लाइफ गुजर रही है, काश ये ज़िंदगी यूं की त्यों बरकरार रहे, इसमें कोई तब्दीली ना आए। यानी अवाम किसी किस्म की तब्दीली को गवारा नहीं करते। द लाइट्स मस्ट नेवर गो आउट, लोगों की ख्वाहिश है कि जो हमारी बत्तियां हैं ये कभी भी गुल ना हों, हमारी रोशनियां कभी भी ना बुझें। द म्यूज़िक मस्ट ऑलवेज़ प्ले, और हमारी जो ज़िंदगी का म्यूज़िक है, हमारी ज़िंदगी की जो मौसीकियत है, ये हमेशा इन्हीं धुनों पर उस्तवार रहे और चलती रहे। ऑल द कन्वेंशंस कंस्पायर, और तमाम रवायात जो हैं वो साजिश करें टू मेक दिस फोर्ट, कि इस किले को अज्यूम इख्तियार कर ले द फर्नीचर ऑफ होम, घर की तरह का फर्नीचर। यानी हम जिस किले में आबाद हैं, काश यहीं एक घर की तरह का माहौल हमें मिले। यानी हम यहाँ हमेशा घर की तरह इजी रहें, हमारी जो रवायात हैं वो इस तरह की हो जाएं कि हमारे जो किले हैं वो घरों की तरह पुरस्कून बन जाएं। लेस्ट ऐसा ना हो वी शुड सी, कि हमें देखना पड़ जाए वेयर वी आर, जहाँ हम हैं। ऐसा ना हो कि हमें हमारी औकात का पता चल जाए, हमारी हैसियत का पता चल जाए, जो कि बहुत घटिया है। लोग अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, अपनी हैसियत और अपनी असल मुकाम व मर्तबा से बेखबर हैं और उसे देखने की ख्वाहिश भी नहीं रखते। यानी वो ख्वाब गफलत के मज़े ले रहे हैं। लॉस्ट इन आ हांटेड वुड, और लोगों की मिसाल, हम सब की मिसाल ऐसी है कि जैसा कि कोई शख्स किसी ऐसे जंगल में गुम हो जाए जहाँ जिन्नात का साया हो। यानी ऐसे जंगल में अगर इंसान खो जाए तो वहाँ से उसकी वापसी मुमकिन नहीं होती। जिन्नात उस पर हमला आवर हो जाते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। तो उसने कहा है कि कौमी सतह पर हमारा हाल यही है कि हम भी एक ऐसे जंगल में खो गए हैं जहाँ जिन्नात का साया है और अब वो हमें मौत के घाट उतार देंगे। यानी हम कौमी सतह पर मौत की जानिब रवां दवां हैं। चिल्ड्रन, बच्चे, अफ्रेड ऑफ द नाइट, जिस तरह से बच्चे रात से खौफज़दा होते हैं, जिस तरह बच्चे अंधेरे से डरते हैं। हु हैव नेवर बीन हैप्पी और गुड, ऐसे बच्चों के साथ कभी भी अच्छा नहीं सलूक होता और ना ही वो कभी खुशी महसूस करते हैं। हमारा हाल भी यही है कि हम भी उस अंधेरे से डरते हैं
जो कि हमें जंगो जदल की जानिब ले जा रहा है और इज्तमाई मौत की तरफ ले जा रहा है। अब हम कभी भी खुश नहीं होंगे और ना ही हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। हम अब दुखों अलम की दुनिया में जा रहे हैं। द विंडिएस्ट, हवा की तेज़ी से आने वाला, मिलिटेंट यानी जंगजू, ट्रैश, उसकी मिसाल महज एक कूड़े क्रिकेट बेहैसियत चीज़ की सी है। इम्पॉर्टेंट पर्सनस शाउट, और जो अहम लोग हैं वो चिल्लाते हैं। इज़ नॉट सो क्रूड एज अवर विश, वो इतना कच्चा या इतना ख़ाम नहीं है जितना कि हमारी ख्वाहिश है। यानी हमारी ये ख्वाहिश है कि जो जंगजुआना किस्म का जज्बा है वो ख़त्म हो जाए और जो अहम लोगों की चीखो पकार है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो इतनी कच्ची नहीं है जितनी कि हमारी ख्वाहिश है। यानी जंगजुआना किस्म के जो जज्बात और फैसले हैं वो होकर ही रहेंगे। हमारी ख्वाहिशात के मुनाफी अगर जंग होनी है तो ये होकर ही रहेगी। अगर इसे रोकना है तो ख्वाहिश से नहीं रोका जा सकता, बल्कि इसे अमली सतह पर मैदान में कूद कर रोकना पड़ेगा। व्हाट मैट निजिंस्की रोट, जिसके बारे में एक अहमक बेवकूफ़ निजिंस्की ने लिखा था, अबाउट डियाग्लिव, डियाग्लिव के बारे में। अब निजिंस्की जो है ये एक रशियन डांसर था जिसे डियाग्लिव के साथ मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसने इसकी मोहब्बत को रिजेक्ट कर दिया था। तो उसकी याद में उसने लिखा कि तमाम इंसान खुद गर्ज हैं, हर कोई सिर्फ अपना सोचता है, किसी के लिए ना तो कोई कुर्बानी देता है और ना ही कोई इस दुनिया में किसी का वेल विशर है। तो पोइट उसकी बात को एंडोर्स करते हुए कहता है कि निजिंस्की ने डियाग्लिव के बारे में बिल्कुल दुरुस्त ही लिखा था। इज़ ट्रू ऑफ द नॉर्मल हार्ट, ये दुरुस्त बात थी जो कि उसने एक आम दिल के बारे में कही थी। फॉर चूँकि द एरर ब्रेड इन द बोन, क्योंकि वो गलती जो किसी की हड्डियों के गूदे में शामिल हो चुकी हो, यानी ऐसे गुनाह जो किसी के खून में सरायत कर जाएं, ऑफ ईच वुमन एंड ईच मैन, हर मर्द और हर औरत के क्रेव्स, वो इल्तिजा करते हैं, व्हाट इट कैन नॉट हैव, जो उसके पास नहीं होता, नॉट यूनिवर्सल लव, और वो आफाकी मोहब्बत के बारे में इल्तिजा नहीं करते। यानी उसने कहा है कि जो एक रशियन डांसर निजिंस्की था उसने डियाग्लिव के बारे में बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि लोग अब दूसरों के वेल विशर नहीं रहे और इस दुनिया में जितने भी मर्द और ख़वातीन हैं वो आफाकी जज्बात से आरी हो गए हैं। वो दुनिया या अपने मुल्क के बारे में या दूसरों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी चीज़ की इल्तिजा करते हैं जो कि उनकी अपनी ज़ात से मुतल्लिक हो। इसी तरह से अब हमारे यहाँ लोग मुल्की मफाद को पसे पुश्त डालकर ज़ाती मफादात में मुब्तला हो गए हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी का म्यूज़िक चलता रहे, उनके ख्वाब कभी भी चकनाचूर ना हो। इसके बरक्स अगर मुल्क में तबाही आती है, जंगो जदल आता है, तो इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं है बट टू बी लव्ड अलोन, और सिर्फ वो यही चाहते हैं कि महज उन्हीं के साथ मोहब्बत की जाए और वो किसी के साथ मोहब्बत ना करें। दुनियावी मोहब्बत और मुल्क की मोहब्बत को पसे पुश्त डालकर वो सिर्फ अपनी ज़ाती मोहब्बत पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। फ्राम द कंजर्वेटिव डार्क, यानी इस दकियानूसी किस्म की तारीकी से इनटू द एथिकल लाइफ, अखलाकी ज़िंदगी की जानिब आना, यानी गैर अखलाकी और दकियानूसी तारीकी से निकल कर अखलाकी ज़िंदगी की जानिब रवां दवां होना। द डेंस कम्यूटर्स कम, इस जानिब हमारे अहमक किस्म के मुसाफिर आते हैं, यानी वो लोग जो कि तारीकी से निकल कर रोशनी की तरफ आना चाहते हैं, वो लोग दुनिया की नज़र में अहमक हैं। रिपीटिंग देयर मॉर्निंग वो, और वो लोग अपने सुबह की कस्मों को और दावों को बार बार दोहराते हैं। यानी इससे मुराद ये आयरनी है, इससे मुराद वो पॉलिटिशियंस हैं जो कि जंग के बारे में हतमी राय देते हैं कि जंग नागुज़ीर हो गई है, इंडिस्पेंसिबल हो गई है। उनकी मिसाल उन लोगों की सी है, उन पॉलिटिशियंस की सी है जो कि बहुत से दावे करते हैं लेकिन उनमें कोई भी दावा सच्चा नहीं होता। इसलिए उन्हें लोगों को यकीन दिलाने के लिए उन दावों को बार बार दोहराना पड़ता है। अब वो दावे क्या हैं? आई विल बी ट्रू टू द वाइफ, मैं अपनी बीवी से हमेशा सच्ची मोहब्बत करूँगा। आई विल कंसंट्रेट मोर ऑन माई वर्क, मैं अपने काम पर पूरी तवज्जो दूँगा, मैं अपने काम पर पूरी की पूरी लगन और मेहनत सर्व करूँगा। एंड हेल्पलेस गवर्नर्स वीक, और
बेमदद किस्म के जो उनके निगहबान हैं वो जाग उठते हैं टू रिज्यूम देयर कंपल्सरी गेम, ताकि वो अपनी लाजमी खेल को दोबारा से इख्तियार कर सकें। यानी उनके गवर्नर उस खेल तमाशे को दोबारा से इख्तियार करने के लिए जाग उठते हैं जो कि उनके लिए लाजमी हो, जिस पर उन्होंने अमल नहीं करना महज उनके नारे और दावे ही होते हैं। हु कैन रिलीज़ देम नाउ? बेमदद अवाम के पास कौन आएगा जो कि उन्हें इन दुखों से रिहाई दे सके? हु कैन रीच द डेफ? उन बहरे लोगों के पास कौन आएगा? हु कैन स्पीक फॉर द डम? और जो गूंगे लोग हैं उनकी आवाज़ बनकर कौन उनके हकूक़ के लिए आगे जाकर बोलेगा? इनके लिए कोई भी बोलने वाला नहीं है, इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। इसलिए जो पॉलिटिशियंस के दावे हैं और उनके जो नारे हैं जिन्हें वो बार बार दोहराते हैं वो बिल्कुल फजूल हैं। ऑल वो तमाम चीज़ें आई हैव जो कि मेरे पास हैं, इज़ आ वॉइस वो महज एक आवाज़ है। यानी मेरे पास जो कुछ भी है वो महज एक आवाज़ है। टू अनडू द फोल्डेड लाई, कि मैं जो तयशुदा झूठ है उसको ख़त्म कर सकूं। द रोमांटिक लाई इन द ब्रेन, और दिमागों में जो एक रोमानवी किस्म का झूठ है। ऑफ द सेंसुअल मैन इन द स्ट्रीट, यानी मैन इन द स्ट्रीट यानी गली का जो एक आदमी है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, एक बेवक़्त और आम अहमियत रखने वाला, बहुत कम अहमियत रखने वाला जो आदमी है, उसकी मिसाल एक ऐसे शख्स की सी है जिस्मानी मोहब्बत पर यकीन रखता है। वो एक रोमानवी किस्म के झूठ में मुब्तला है जो कि उसके दिमाग में सरायत कर चुका है। एंड द लाई ऑफ अथॉरिटी, और हाकमियत का जो झूठ है। हुज बिल्डिंग्स क्रॉप द स्काई, जिसकी अमारात आसमानों को टटोल रही हैं। यानी दो लोग हैं, एक एक तो वो शख्स है जिसकी हैसियत कुछ भी नहीं है, जो बेवक़्त आदमी है, उसके दिमाग में सिर्फ़ एक रोमानवी और जिस्मानी मोहब्बत का साया मौजूद है। और दूसरा एक ऐसा शख्स है जो कि ताकत के नशे में चूर है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अमारात बना रहा है, फलक बोस इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें बना रहा है जो कि आसमान को टटोल रही हैं, आसमान तक पहुंच रही हैं। देयर इज़ नो सच थिंग एज़ द स्टेट, लेकिन इनमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि रियासत की मानद हो। एंड नो वन एग्जिस्ट्स अलोन, और कोई भी तन्हा नहीं रह सकता। यानी तन्हाई जो है इसमें किसी शख्स का गुजारा नहीं है। हमें यूनिटी और इत्तेफाक की तरफ जाना चाहिए। हंगर अलाउस नो चॉइस, अब भूख जो है इसने हमारे पास कोई दूसरा इंतखाब नहीं छोड़ा। यानी भूख के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, एक ही हमारे पास ऑप्शन है कि हम भूख और अफलास की वजह से मर जाएं। टू द सिटीजन्स और द पुलिस, ना तो अवाम के पास, शहरियों के पास कोई और चारा है, और ना ही पुलिस यानी सरकारी अहदेदारान या इंतज़ामिया के अफराद के पास कोई चारा रह गया है। हुकूमत के अफराद भी भूख से मर रहे हैं और अवाम भी भूख से मर रहे हैं। वी मस्ट लव वन अनदर और डाई, अब हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि हम या तो भूखे मर जाएं और या फिर एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर दें। अगर हम मोहब्बत को फ़रोग़ देंगे तो इससे हम तमाम लोग एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे। तो यही तरीका है भूख से जान छुड़वाने का, इस गुर्बत और अफलास से जान छुड़ाने का। अदरवाइज़ हमारे सामने सिवाय मौत के कोई और चारा नहीं है। डिफेंसलेस यानी बग़ैर तहफ़्फ़ुज़ के, अंडर द नाइट, इस तारीकी और रात के ज़ेरे असर, आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया, इन स्टूपर यानी मदहोशी के आलम में, लाइस पड़ी हुई है। हमारी जो दुनिया है ये मदहोशी के आलम में, तारीकी और अंधेरे में इस तरह से डूबी हुई है कि ये बेमदद है, इसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। किसी वक्त भी इस पर हमला हो सकता है और इसे नेस्त व नाबूद किया जा सकता है। येट, अब यहाँ पर पोइट ने येट का वर्ड बोला है जिसका मतलब है कि अब वो ऑप्टिमिस्टिक है, यानी फिर भी पुरुम्मीद है कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव हैं और जिसके ज़रिए हम बच सकते हैं उन ख़तरात से जो कि जंग की तरफ हमें ले जा रहे हैं। येट, फिर भी, डॉटेड एवरीवेयर, हर जगह कुछ निशानात हैं, आयरॉनिक, जो कि बज़ाहिर तो तंजिया दिखाई देते हैं, पॉइंट्स ऑफ लाइट, लेकिन वो रोशनी के नकात हैं। कुछ रोशनी के नकात हर जगह मौजूद हैं जो कि तंजिया दिखाई देते हैं, यानी लोग बज़ाहिर तो उन पर तंज करेंगे कि वो उम्मीद की शमा क्यों रोशन कर रहे हैं, वो उम्मीद के चिराग
क्यों जला रहे हैं, लेकिन वही लोग कारआमद हैं जो कि उम्मीद की शम्मा लिए हुए आज भी मौजूद हैं और वो बहुत कम हैं। फ्लैश आउट वेयरएवर द जस्ट एक्सचेंज देयर मैसेजेस, और वो चमकते हैं और वो अपने पैगामात का तबादला बड़े मुनसफ़ाना तरीके से करते हैं। मे आई, अब वो अपनी बात करते हुए कहता है कि मैं भी मे आई कि यानी मैं भी कंपोज लाइक देम ऑफ एरस एंड ऑफ डस्ट, मैं भी उनकी तरह एरस के बारे में लिखूँगा। यानी एरस एक ग्रीक गॉड ऑफ लव है कि जिस तरह से एरस एक ग्रीक गॉड ऑफ लव ने मोहब्बत की तरवीज दी, इसी तरह मैं भी मोहब्बत को तरवीज दूंगा। और क्या होगा, बिलीगर्ड बाय द सीम, और मैं इसी तरह से नाकाबंदी कर दूंगा, मैं रास्ता रोक दूंगा निगेशन नफ़ी का एंड डिस्पेयर और मायूसी का। मैं भी एरस की तरह, उस गॉड ऑफ लव की तरह मोहब्बत को तरवीज दूंगा और नफ़ी और मायूसी को ख़त्म कर दूंगा। शो एन अफर्मिंग फ्लेम, और मैं दावे और वसूख के जो शोले हैं उनको जिला दूंगा, उनको ताकत मुहैया करूंगा ताकि वो लोगों के सीनों में जलते रहें और वो नेक तमन्ना और अच्छी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते रहें और जो नुकसानात फ़र्स्ट वर्ल्ड वार में हुए हैं उनसे निजात हासिल करने के लिए हमेशा के लिए कोशा रहें। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में सेकंड और स्ट्रीट, ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 5 में डिसऑनेस्ट डेकेड, लाइन नंबर 40 में लिव लॉन्ग, लाइन नंबर 48 में म्यूज़िक मस्ट, लाइन नंबर 49 में कन्वेंशंस कंस्पायर, लाइन नंबर 62 में ब्रेड बोन, लाइन नंबर 64 में क्रेव्स कैन नॉट, लाइन नंबर 69 में कम्यूटर्स कम, लाइन नंबर 81 में सेंसुअल स्ट्रीट, लाइन नंबर 84 में सच स्टेट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में एंट और अफ्रेड, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में एंगर फियर, लाइन नंबर 8 में एंड डार्कंड, लाइन नंबर 93 में आउट जस्ट, लाइन नंबर 99 में अफर्मिंग फ्लेम। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में सिट, इन और डाइव्स, इन तीनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में एंड अफ्रेड, लाइन नंबर 5 में ऑफ लो, लाइन नंबर 6 में एंगर एंड, लाइन नंबर 15 में दैट हैज़ मेड, लाइन नंबर 29 में एनालाइज्ड ऑल, लाइन नंबर 85 में एंड अलोन। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोएम की लाइन नंबर 75, 76 और 77, ये तीनों लाइन्स हु कैन से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इंसानों की खसूसियात बेजान चीज़ों को अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 35 में वो कहता है वेयर ब्लाइंड स्काई स्क्रैपर्स यूज़, यानी यहाँ पर उसने स्काई स्क्रैपर्स के लिए ब्लाइंड का वर्ड यूज़ किया है जो कि पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद लाइन नंबर 43 में उसने इम्पीरियलिज़म्स फेस कहा है, इन इम्पीरियलिज़म को उसने पर्सोनिफाई किया है। उसके बाद लाइन नंबर 86 में हंगर अलाउज नो चॉइस, उसने हंगर को पर्सोनिफाई किया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में वो कहता है ऑफ अ लो डिसऑनेस्ट डेकेड, यानी डिसऑनेस्ट डेकेड उसने एक मेटाफर यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 18 में उसने वो कहता है
अ साइकोपैथिक गॉड, कि वो हिटलर के लिए साइकोपैथिक गॉड का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 27 और 28 में वो कहता है द एल्डरली रबिश दे टॉक टू एन एपेथेटिक ग्रेव, यानी वो उसने यहाँ पर एपेथेटिक ग्रेव का एक मेटाफर यूज़ किया है ऐसे लोगों के लिए जो कि बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। उसके बाद लाइन नंबर 51 में वो कहता है द फर्नीचर ऑफ होम, यानी वो उस किले को, उस फोर्ट को घर की सी हैसियत देना चाहता है, तो इसलिए उसने उस फोर्ट को पर्सोनीफाई करने के लिए फर्नीचर ऑफ होम का वर्ड यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 53 और 54 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है लॉस्ट इन अ हांटेड वुड, हम लोग ऐसे जंगल में खो गए हैं जहाँ पर जिन्नों और भूतों का साया हो। और फिर वो कहता है चिल्ड्रन अफ्रेड ऑफ द नाइट, जिस तरह बच्चे रात से खौफज़दा होते हैं, यानी अपनी कौम की मिसाल देता है कि हम भी जंगो जदल से और नुकसानात से इसी तरह से खौफज़दा हैं। उसके बाद लाइन नंबर 83 में वो कहता है हुज़ बिल्डिंग्स ग्रो अप द स्काई, जिसकी अमारात आसमानों को टटोलती हैं। उसके बाद यानी उसकी इमारतों की ऊंचाई को बताने के लिए, उनकी हाइट को बताने के लिए वो मेटाफर के तौर पे यूज़ कर रहा है कि उसकी बिल्डिंग्स जो हैं वो आसमान को ग्रोप कर रही हैं, टटोल रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 92 में वो कहता है आयरॉनिक पॉइंट्स ऑफ लाइट, यानी ऐसे लोगों की वो मिसाल देता है जो कि रोशनी की शमा जला रहे हैं, उनके लिए उसने आयरॉनिक पॉइंट ऑफ लाइट का वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट है एंजेममेंट। एंजेममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजेममेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजेममेंट की जानिब। इस पोइम की फ़र्स्ट 4 लाइन्स रन ऑन लाइन हैं, यानी इनको पढ़ने के बाद हमें उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, बल्कि हर लाइन को पढ़ने के बाद उससे नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। जैसा कि वो कहता है आई सीट इन वन ऑफ द डाइव्स, मैं किसी बार में बैठा हुआ था। अब कौन सी बार? ऑन 52nd स्ट्रीट, जो कि 52nd स्ट्रीट में थी। अब वो कैसे बैठा हुआ था, क्यों बैठा हुआ था, वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है अनसर्टन एंड अफ्रेड, कि मैं गैर यकीनी हालत में और खौफज़दा था। अब वो गैर यकीनी हालत में और खौफज़दा क्यों था, वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है एज़ द क्लेवर होप्स एक्सपायर, क्योंकि हमारी जो उम्मीदें थी वो दम तोड़ गई थी। क्यों दम तोड़ गई थी? ऑफ अ लो डिसऑनेस्ट डेकेड, उस दिहाई की वजह से जो कि हमारे लिए बेईमान और घटिया साबित हुई थी। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। इस पोइम की लाइन नंबर 2 में उसने ऑन 52nd स्ट्रीट का रेफरेंस दिया है। उसके बाद लाइन नंबर 11 में ऑफेंस द सितंबर नाइट, उस सितंबर की रात का जिक्र किया है जिसमें जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। उसके बाद लाइन नंबर 14 में फ्रॉम लूथर अनटिल नाउ, किंग मार्टिन लूथर का उसने रेफरेंस दिया है। उसके बाद लाइन नंबर 16 में वो कहता है फाइंड व्हाट अकर्ड एट लिंस। लिंस यानी जो कि हिटलर की जाए पैदाइश है, उसका एलुजन यूज़ हुआ है। उसके बाद लाइन नंबर 23 में एग्जाइल्ड थ्यूसीडाइड्स का उसने जिक्र किया है। उसके बाद लाइन नंबर 59 और 60 में वो कहता है व्हाट मैड निजिंस्की रोट अबाउट डियाग्लिव, यानी उसने डिजिंस्की और डियाग्लिव का रेफरेंस दिया है। उसके बाद लाइन नंबर 96 में उसने एरस का एलुजन यूज़ किया है जो कि एक ग्रीक गॉड ऑफ लव है। नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चन। इस पोइम की लाइन नंबर 75 से लेकर 77 तक उसने रिटोरिक क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें वो कहता है हु कैन रिलीज देम नाउ, हु कैन रीच द डेफ, हु कैन स्पीक फॉर द डम। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके ख़तरात और उससे होने वाली तबाहकारियों का जिक्र किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ पोइट हमेशा के लिए ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखता है, पर उम्मीद है कि अगर हम कुछ स्टेप्स ले लें तो इससे हम आने वाले ख़तरात और नुकसानात से महफूज रह सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।